राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त आकाश वाजपेयी। कल वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया था। जितना भी इंट्रोडक्शन था, जैसे कि पूरी हिस्ट्री के बाद एग्रीकल्चर की जितनी इंपॉर्टेंट डेट थी उन डेट को कवर कर लिया था। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस और इसके अलावा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे, है ना। इन सबको हमने कल वाली क्लास के अंतर्गत देख लिया था। कुछ हमने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था, वो भी हमने कल वाली क्लास में देख लिया था। कल वाली क्लास थोड़ी फैक्ट से भरी हुई क्लास थी, तो उसको भी जरूर देखना। आज वाली क्लास में क्लाइमेट और क्रॉप के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उस सबको देख लेंगे। ये सीरीज जो है ये आपकी जितने भी एग्रीकल्चर के कम्पिटेटिव एग्जाम हैं जिसमें कि इकोनॉमी पूछी जाएगी, उन सब में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, इस सीरीज में कोई किसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करवाएंगे। इस सीरीज में फैक्ट से भरी हुई क्लास होगी, आपको पूरा फैक्ट मिल जाएगा। अब आपको इसको बार बार कितनी बार आप मेहनत कर पाते हो, बार बार इसको रिवाइज कर पाते हो कि आपको ये फैक्ट एज इट इज आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या है, वो चीज़ें बार बार याद करने से, बार बार सुनने से आसानी से याद हो जाती हैं। तो निवेदन ये है, जब भी वीडियो को एक बार अभी देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है ना। जब आप सोते टाइम, सब्जी बनाते टाइम, इस टाइम भी इस वीडियो को कान में ईयरफोन लगा के सुनते जाएं। इस बार इतनी बार सुनेंगे ना, तो सुनते सुनते हर एक चीज़ आपको याद हो जाएगी, ठीक है। मेरी गारंटी है कि जितनी एग्रोनॉमी हम इसमें बता देंगे, इससे बाहर आपके एएफओ के, डबल एओ में, है ना, वो जो एमएससी पीजी के एग्जाम है, इनसे बाहर शायद नहीं आएगी, ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक। तो आप लोग इसको देखिएगा, जब पेपर दे के आइएगा तो एक बार इससे एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक जरूरी बात है, आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास के बाद, ठीक। अगर जिन्हें नहीं ज्वाइन किया, कोई समस्या होती है तो आकाश वाजपेयी इंस्टाग्राम पे सर्च करके आपकी समस्याओं का समाधान वहां प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए, क्लाइमेट और क्रॉप की अगर बात करते हैं तो क्लाइमेट एंड क्रॉप में वेदर क्या होता है सर। तो वेदर आप जानते हो, डे टू डे जो स्टेट एटमॉस्फेयर में जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उन्होंने वेदर कंसिडर कर लेते हैं। और क्लाइमेट क्या होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक जो एटमॉस्फेयर में चेंज होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्लाइमेट बोल देते हैं। ठीक बात है सर। अच्छा, अगर बात करें तो फादर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ मेट्रोलॉजी हैं एरिस्टोटल। कौन है बेटा, एरिस्टोटल है। साथ ही साथ फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी है डीएन बालिया। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आता है, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो फादर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है। फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी कौन है, डीएन बालिया है। मेरे साथ रिपीट करना, ठीक है। फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कौन है भाई, फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कौन है, वो है कोपन साहब। तो कोपन साहब कौन है भाई, ये तो एग्रो क्लाइमेटोलॉजी है, ठीक बात है सर। और एग्रोमेट्रोलॉजी कौन है, ये तो डीएन बालिया है, ठीक बात है सर। और फादर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है। 3 बार रिपीट कर लिया, वेरी गुड, आगे बढ़ो। अच्छा सर, अब एक बात बताओ, फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी कौन है। तो इंडियन मेट्रोलॉजी के जो फादर है वो है एल.ए. रामदास, ठीक है। ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। हाँ, एल.ए. रामदास कौन है, ये फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी है, ठीक है। फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कोपन है, और फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी डीएन बालिया, और फादर ऑफ मेट्रोलॉजी एरिस्टोटल। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड, आगे देखो। अच्छा, एक बुक थी, उस बुक का नाम पता क्या था, उस बुक का नाम था थियो, आपका बुक ऑफ साइन। क्या था, बुक ऑफ साइन था। उस बुक ऑफ साइन को लिखा किसने था, तो लिखा था थियोफ्रेस्टस ने, ठीक है। तो थियोफ्रेस्टस ने काफ़ी अच्छे तरीके से बुक लिखी, जिसका नाम क्या, इसका नाम था बुक ऑफ साइन। थियोफ्रेस्टस को जानते हो, फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। अच्छा, एक और बुक थी सर जी, वो बुक कौन सी थी, वो बुक थी आपकी मेट्रोलॉजी का। तो मेट्रोलॉजी का जो बुक थी, इसको सर जी किसने लिखा था भाई, इसको लिखा था आपके अपने ट्रिवार्था ने। तो ट्रिवार्था ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी मेट्रोलॉजी का। बुक ऑफ साइन किसने लिखी थी, बुक ऑफ साइन लिखी थी आपके थियोफ्रेस्टस ने, ठीक है। बड़े आगे भाई, चलो अब देखो, कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी है सर, 400 ppm है, ठीक बात है। नाइट्रोजन सर कितनी है, तो नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे तो सर जी नाइट्रोजन है 78%, 78% है। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी है सर, 20.90 या 20.94, 20.94% है। और आर्गन की बात करेंगे तो 0.93% है, ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन वाटर पेपर रेंजिंग 0 to 4%। तो एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट कौन सा होता है सर, ट्रोपोस्फेयर होता है, 0 to 4%, ठीक बात है सर। आगे देखो, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं। उस इंपॉर्टेंट चीज़ को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है। और एक और विनम्र निवेदन है कि अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक वाइक कर दिया करो, नालायक को नालायकी मत दिया करो, ठीक है, अच्छे बच्चे हो। हाँ,
अब हमने क्या कहा, हमने कहा सर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में कई लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक बात है सर, पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात। जब पाई जाती हैं तो इनमें कौन कौन सी लेयर होती है? एक ट्रोपोस्फेयर होती है, एक स्ट्रेटोस्फेयर होती है, एक मीजोस्फेयर होती है और एक थर्मोस्फेयर होती है। ठीक बात है सर, इतनी बात भी पता लग गई हमको, अच्छी बात है। सर जी जो ट्रोपोस्फेयर होती है उस ट्रोपोस्फेयर में जो सबसे डेंस पार्ट होता है वो किस में आता है? वो सर ट्रोपोस्फेयर में आता है। ठीक बात है सर। कितना? पूरे एटमॉस्फेरिक मास का 85% बेटा किस में आता है? ट्रोपोस्फेयर में आता है। अरे वाह, ठीक है। अच्छा, जब इसमें आता है सर पूरा, तो जितने भी वेदर फिनोमिना है, कौन कौन सी वेदर फिनोमिना होती है? जैसे कि भैया बादल बनता है, फॉग है, ओस गिरती है, मिस्ट है, वर्षा होती है, और आपके ये जितनी फिनोमिना हैं ये सभी कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। ठीक बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा सर, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है, तो सर सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है। ये भी बात क्लियर है, बहुत बातें क्लियर हो गई। आगे देखें सर। अच्छा रुको, आगे देखो। अब कहोगे सर ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये कितने पाया जाता है? तो ये सर जी जो पाया जाता है ये पाया जाता है आपके 8 से 18 किलोमीटर तक। कितने सर? 8 से 18 किलोमीटर तक, या 0 से 8 मान लो, 0 से 18 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो जो ट्रोपोस्फेयर की बात हो गई सर। अब बात बता दो स्ट्रेटोस्फेयर की। तो सर स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये 18 से 50 किलोमीटर तक होता है, और ये भाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे सर? क्योंकि इसी में एक लेयर पाई जाती है। वो लेयर कौन सी होती है? वो लेयर होती है आपकी अपनी ओजोन, और ओजोन के कारनामे तो आप जानते ही हो, बढ़िया बात है। तो ओजोन लेयर जो होती है, अगर आपसे कोई एग्जैक्ट पूछे तो एग्जैक्ट ये होती है 33 किलोमीटर पर, यानी कि 33 किलोमीटर पर होती है। वैसे तो ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। एक और बात, सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट लेयर जो होती है वो कौन सी है? वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है। ये भी पॉइंट याद रखना, सबसे ज़्यादा जो वार्मेस्ट लेयर होती है, गर्म लेयर होती है, वो कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फेयर होती है। और एक बात, जो ऑप्टिमम जैसे इसमें एक पॉइंट जो है मैं मिस कर दिया। ठीक है, ये एक पॉइंट इसमें हो गया मिस। ठीक, हमने पीडीएफ बना रहे थे, पीडीएफ में यार एक पॉइंट हमने कर दिया मिस, एक पेज ही मिस कर दिया, ये बड़ी गलत बात है। ठीक, अब दोबारा पीडीएफ तो बन नहीं पाएगी क्योंकि वो तो नोट्स नीचे रखा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जितना डाटा अपन को याद आता जाएगा उतना तुमको बता देते हैं। ठीक है, लेयर वेयर तो ऐसे याद रहती हैं। अच्छा, स्टेटस पे ना 2-3 पॉइंट बता देते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे सर, जैसे रुको यहाँ इसको हटाओ। हाँ, ये तो फिर धोखा हो गया है अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे ही सुन लो। हमने क्या कहा था? वार्मेस्ट लेयर है। इसके अलावा जितनी भी फोटोकेमिकल्स रिएक्शन होती हैं, लिख देते हैं, जितनी भी फोटोकेमिकल्स रिएक्शन होती हैं वो भी किस में होती हैं? वो भी आपके स्ट्रेटोस्फेयर में होती हैं। ठीक बात है सर। और एक बात याद रखना कि जो आपका जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, जो यूवी रेज होती हैं, वो भी किस में निकलती है? ज़्यादातर स्ट्रेटोस्फेयर में देखी जाती हैं। अच्छा, और एक बात, अब पूरे एटमॉस्फेयर मास का अप्रॉक्स जो है, अप्रॉक्स बोल रहे हैं, अप्रॉक्स 15% तक ये भाग को कंटेन कर लेता है। कोई 30-85 हो, 15 हो, यानी खत्म नहीं, अप्रॉक्स बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे देखो सर। ये तो स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो गई। अब इसमें तो कुछ और ही लिखा है, लेकिन हम तुमको बता देते हैं। ठीक है, पता नहीं एक पेज गायब कर दिया है, ये कितना पेज था ये बताओ यार, तो धोखा हो गया भाई बच्चों के साथ है। अच्छा, फिर एक मीजोस्फेयर है। सर मीजोस्फेयर जो होती है वो कैसी होती है? मीजोस्फेयर जो होती है ना, ये अब 18 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती है, वो सॉरी 50 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती है। ठीक बात है। एक पॉइंट याद रखना, सबसे जो कोल्डेस्ट है, सबसे जो कोल्डेस्ट होती है वो आपकी मीजोस्फेयर होती है, बस। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट उसमें याद रखना, थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर जो होती है ये आपके जो स्पेस स्टेशंस होते हैं, क्या सर जी? जो स्पेस स्टेशंस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो थर्मोस्फेयर में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक्सोस्फेयर होती है, वही थर्मोस्फेयर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे एक्सोस्फेयर बोल देते हैं। ठीक है, और एक्सोस्फेयर में मेनली जो गैस पाई जाती है, बेटा लिख लेना। ठीक है, कौन सी सर? हीलियम पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन पाई जाती है। ये मेनली गैस कहाँ पाई जाती है? एक्सोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, और कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं, जो इसके किताब के आगे वाले पॉइंट थे मिस हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बताते हैं आपको। जैसे कि जो हमें डायरेक्ट याद है, ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर की सर जी बात कर रहे थे, बात किसी कर रहे थे? ओजोन लेयर की कर रहे थे। तो ओजोन लेयर को सबसे पहले देखा किसने था? इनको जो क्या बोलते हैं, डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर किया था चार्ल्स फैब्री ने। किसने किया था सर? चार्ल्स फैब्री ने किया था। और सर जी चार्ल्स फैब्री अकेले नहीं थे, चार्ल्स फैब्री के साथ साथ एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था हेनरी वुशेन, जो भी लिख लो, हेनरी वुशेन था। ठीक है, लिखने की कोशिश ना करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अच्छा सर, इसके अलावा अगर बात करें तो सर इसकी प्रॉपर्टीज को, सर जी किसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आपकी O3 यानी कि ऑक्सीजन की, वो सॉरी ये ऑक्सीजन कह रहे हैं, O3 मतलब कि ओजोन की। तो ओजोन की जो प्रॉपर्टीज थी वो सर जी किसने बताई थी, वो भाई वो बताई थी GMB डॉप्सन। ठीक है, GMB डॉप्सन, टेंशन ना लो, बुक नहीं तो क्या बता नहीं पाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, GMB डॉप्सन ने बताई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भाई साहब ये जो ओजोन लेयर होती है ये किसके बीच में पाई जाती है, 20 से 40 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर पूछे मेनली सर तो मेनली 33 किलोमीटर। बड़े आगे ना सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आगे, वेरी गुड, बड़े अच्छा लग रहा हो, थम्स अप करते रहो, यस कर दिया करो, नालायक को किसी का यस नहीं आता है, ठीक है, यस कर दिया करो। और नालायक अच्छे बच्चों को बोलते हैं, हाँ ये मत बोलना कि नालायक बोल देते हो, हमें प्यार से बोलते हैं भाई, प्यार से, ठीक है। चलो बड़े आगे भाई। हाँ, अब इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है कि सर जी PAR फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, ये से पूछ लेता है। और सर जी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन जो है इसको सर जी नापते हैं किससे हैं, तो सर जी किससे नापते हैं, इसको नापते हैं क्वांटम, किससे सर, क्वांटम सेंसर से नापते हैं। किससे नापते हैं भैया, क्वांटम सेंसर से नापते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, कल वाली जब आए क्लास लेंगे तो ये वाली दो फोटोज को ऐड कर देंगे, तो वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है, आज से सुन लो, अच्छी बात है। इसके अलावा सर ये डिफ्यूजन रेडिएशन होता है, तो डिफ्यूजन रेडिएशन को नापते हैं शेडिंग पायरेनोमीटर। किसे नापते हैं, शेडिंग पायरेनोमीटर से नापते हैं, ठीक है, याद रखना, ऐसे याद रखना, लिख देते हैं, मजा आता है। अच्छा चलो सर आगे बढ़े, आगे बढ़े, 2-4 पॉइंट और बता दें सर इसके आगे के, इसके आगे के यार कौन से पॉइंट हैं, हाँ टेम्परेचर से पॉइंट थे। टेम्परेचर में देखो, टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मापा जाता है 2 बजे, कितने बजे सर जी, 2 बजे। और सबसे कम टेम्परेचर सुबह 5 बजे, कहते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह 5 बजे, ये भी याद रखना। साथ ही साथ अगर हम आपसे पूछें कि सर कार्डिनल टेम्परेचर किसके, सर कूल सीजन के लिए, ये हम यूट्यूब पे करवा भी चुके हैं पहले, कूल सीजन के लिए जो कार्डिनल टेम्परेचर माना जाता है उस मानने के लिए फिर कार्डिनल टेम्परेचर होता क्या है, जो मिनिमम होता है, जो मैक्सिमम होता है और जो ऑप्टिमम होता है उसी को मिला के क्या बोलते हैं भाई, कार्डिनल बोलते हैं, वेरी गुड। अब सर मिनिमम सर जी कितना होता है, तो सर कूल सिचुएशन में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बेटा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। अच्छा सर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो कूल सीजन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 30 से 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 30 से 38 यानी 30 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जो सर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो सर एक कूल सीजन का था। देखो बेटा थोड़ा टफ लगेगा, मैं जानता हूँ थोड़ा टफ लगेगा, आपने एग्रोनॉमी बड़ी सरल पढ़ी है तो टेंशन नहीं, डोंट वरी डियर, इफ आकाश सर जी हियर, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना। तो बताओ भाई, आपको बताना है कि कूल सीजन में मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है सर, मिनिमम 0 से 5, अरे वाह वेरी गुड, याद हो गया। अच्छा मैक्सिमम कितना होता है, 30 से कितना सर, 30 नहीं, मैक्सिमम हाँ 30 से 38, बहुत बढ़िया, 30 से 38 डिग्री सेल्सियस। और सर ऑप्टिमम कितना होता है, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये सर कूल सीजन की बात हो गई। आओ बात कर लेते हैं गर्मी वाली यानी कि हॉट सीजन की। तो सर हॉट की अगर बात करेंगे यानी वार्म सीजन की अगर बात करेंगे तो वार्म सीजन में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, लिख लेना ये बातें, हाँ ये चटकारे मत मारना, मिनिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस यानी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। सर ये कहाँ का है, ये मिनिमम टेम्परेचर है। सर किसका है, ये वार्म सीजन का है। तो 4-5 बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं। अच्छा सर, अच्छा सर जी, लेकिन सर जी मैक्सिमम कितना होता है वार्म सीजन में, मैक्सिमम कितना होता है, तो सर होता है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़िया बात। और वार्म सीजन में जो ऑप्टिमम होता है वो सर जी कितना होता है, वो होता है 31 से 38। तो सर इतनी बातें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मिनिमम ऑप्टिमम और मैक्सिमम वाला। जो कूल सीजन में मिनिमम था सर 0 से 5 था, कूल सीजन में जो कि टेम्परेचर ऑप्टिमम माना जाता था वो कितना था, 25 से 30 था, 25 से 30 था। और जो मैक्सिमम था वो कितना था, वो था फर्जी 30 से 38, बहुत बढ़िया, ठीक, चेहरा नहीं आ रहा था तुम हमको तो हंसी आती रहती है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ो। हाँ और सर जी जो कार्डिनल टेम्परेचर होता है किस सीजन का सर, कौन से वार्म सीजन का, तो वार्म सीजन का कितना होता है सर, मिनिमम की अगर बात करेंगे तो मिनिमम
होता है 15 से 20, मैक्सिमम की बात करेंगे तो 45 से 50 और ऑप्टिमम की बात करेंगे तो 31 से 38, 31 से 38 और आगे बढ़ो। ठीक है, बस इतनी बात याद रखना, वो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, अब सर इसमें जो स्लाइडें मिस हुई हैं उनका हम आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होने देंगे, डोंट वरी रहना। चलो भाई, तो इन स्लाइडों का नुकसान ना होते हुए हम आपको बताते हैं एक कहानी पर नहीं बताएंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे। जैसे सर जो स्पेसिफिक हीट होती है सर, अरे सर स्पेसिफिक हीट, हाँ सर स्पेसिफिक हीट जो होती है उसकी सर जी यूनिट क्या होती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। सर ये जो स्पेसिफिक हीट होती है हमारे सिर दर्द है सर, ये पूछा जाता है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, तो 1 होती है ओम। आगे देखो सैंड की कितनी होती है, तो सर 0.2 होती है। यहाँ सवाल वाली बात हो गई। सर जी ह्यूमस की कितनी होती है, तो ह्यूमस की 0.45 यानी 0.45 होती है, बहुत बढ़िया। और जो मिनरल सॉइल की होती है बेटा, मिनरल सॉइल की ऐसे ही नोट कर लेना 0.18 से 0.20। वेरी गुड, आगे बढ़ो। तो ये बेटा क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है। तो वाटर की 1 हो गई सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। ह्यूमस की कितनी हो गई? 0.5 हो गई, 0.45 मान लो, ठीक है। सैंड की कितनी हो गई? 0.2 हो गई। और मिनरल सॉइल की कितनी हो गई? मिनरल सॉइल की हो गई 0.18 से 20। ठीक है, आगे बढ़े, आप बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, टेंशन नहीं डियर। हाँ आगे बढ़े, चलो। कुछ थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह क्वेश्चन थे, वो हमें एग्जैक्ट याद नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते, अब आपको देखो सब कुछ देखने को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। चलो बढ़े आगे। देखो सर वो जो स्लाइड आपकी मिस थी वो हमने ऐसे आपको कवर करवा दी, ठीक, बोल बोल के। हाँ बोर वोर नहीं होना, बिल्कुल बोर नहीं होना भाई, ये बच्चे जब कम हो जाते हैं नालायक है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो भैया क्वालिटी कंटेंट हमें क्या, हम फरल क्वेश्चन ले आए। क्वालिटी कंटेंट तभी मिलेगा जब आपके अंदर पेशेंस होगा, और एग्रीकल्चर उसको अच्छे से आती है जिसके अंदर पेशेंस होता है। एक दिन में एग्रीकल्चर नहीं आएगी, रिवीजन से आएगी, रिवीजन ऐसे ही होगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बताओ तुम्हें टाइम दिखा दे, ये रुको 11:35 रात को हो चुका है, ठीक। रात को वीडियो, क्योंकि दिन भर में टाइम नहीं मिलता, रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल तो 12:30 बजे किए थे, तो मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा मेहनत का अप्रिसिएशन आपसे हम चाहते हैं, ठीक, कि हमारे बच्चे मेहनत करें बस। और बच्चे अगर मानते हो तो मेहनत करते रहना। चलिए भाई आगे बढ़े। ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर नोड्यूल ग्रोथ के लिए कितना होता है? 24 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है सर? 24 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, बढ़िया है। और ट्यूबर फॉर्मेशन जो स्टॉप हो जाता है वो 29 डिग्री सेल्सियस पर स्टॉप हो जाता है, 29 डिग्री सेल्सियस पर रुकना बंद कर देता है, ठीक बात है। तो लोअर टेम्परेचर एट विच देयर इज नो ग्रोथ इज कॉल्ड बेस टेम्परेचर, जहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी बेस टेम्परेचर कहलाएगा, वो बढ़िया। अच्छा सर जी, ये जो बेस टेम्परेचर होता है सर, क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब मेज का या मान लो और भी है पर मिनट का या मान लो राइस का, इन सब का बेस टेम्परेचर कितना होता है? तो हम बता देंगे सर, जो इन सब का बेस टेम्परेचर होता है वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक बात है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कि सर जी वीट, तो वीट का जो बेस टेम्परेचर होता है बेटा वो कितना होता है? वो होता है 4.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 4.5 डिग्री सेल्सियस। तो 4.5 डिग्री सेल्सियस कितना है? ये सर जी है आपके किसका? वीट का। और राइस में जो पर मिनट का कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। वेरी गुड, बढ़ जाएगा। हाँ तो खुद ही हम वेरी गुड बोल देते हैं, तुम लोग नहीं बोलते हो। हाँ चलो अच्छा, बढ़िया आ गया। अब देखो सर ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी से 3 तरह की ह्यूमिडिटी थी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक, ठीक है, और रिलेटिव। इन सब की यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट याद रखना सर। यूनिट क्या है? स्पेसिफिक जो ह्यूमिडिटी या एब्सोल्यूट, इनकी दोनों। जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है इसकी होती है ग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होती है बेटा? ग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है इसकी यूनिट होती है ग्राम पर केजी होती है। क्या होती है बेटा? ग्राम पर केजी होती है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है इसकी यूनिट होती है परसेंटेज। कितनी होती है बेटा? परसेंटेज होती है, ठीक है। देखो बहुत आराम से पढ़ते जाना, बिल्कुल टेंशन ना लेना। हाँ ठीक, बाकी देखो कुछ बच्चे बाद में पूछते रहते, अभी बता दें। देखो कोई भी कोर्स अगर लेना है तो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में पढ़ा रहे हैं डिटेल में, आकाश 5, आराम से अप्लाई करो, 5% डिस्काउंट पाओ। जो भी कोर्स में, जिस कोर्स में चाहो उस कोर्स में एंट्री मिलेगी 5% डिस्काउंट के साथ, ठीक है। टेंशन लेना, कोई समस्या हो तो नंबर दिया कॉल कर लो, ठीक है। लेकिन कॉल भाई साहब सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक करना, ठीक है। बस बाकी बताएंगे बाद में, हैं आगे बढ़ो। तो रात भैया 12:30 बजे डाउट आ जाता है बच्चों का। हाँ 12:30 बजे एक फ़ोन आया, 12:30 1 बजे आया था एक दिन, सो रहे थे आराम से, फ़ोन आया कि सर जी गेहूं में पता नहीं क्या क्रिटिकल स्टेज, हमने नालायक रखो फ़ोन, ठीक, ऐसे नालायक है, नहीं से नालायक बच्चे तुम नहीं हो, हाँ अच्छे बच्चे हो। चलो भैया हाँ थोड़ा बहुत बता लेना चाहिए। हाँ मॉडरेट हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या था फिर? 60 से 70%। हाँ देखो भाई ज़्यादातर जितनी भी क्रॉप है उन क्रॉप्स के लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अच्छी मानी जाती है, ठीक है,
जो अच्छी मानी जाती है वो मानी जाती है 60 से 70% वाली, ठीक है। तो ये सब ज़्यादातर क्रॉप के लिए अच्छी मानी जाती है, बस ये बात याद रखना। चलो सर, वेपर प्रेशर डिफिसिट, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादातर कम आएंगे, इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी आपको हमने आगे दे रखा है, वॉलंटियर है, पढ़ सकते हो, ठीक है। इनमें एक पॉइंट याद रखना कि वेपर प्रेशर डिफिसिट जो होता है 2.5 kg, वो सॉरी kPa से अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आपका ड्राई कंडीशन मानी जाती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इवेपोट्राइफरेशन क्या होता है आप जानते हो, रेनफॉल से क्वेश्चन आता है, हाँ रेनफॉल पढ़ लो। रेनफॉल में बात करें तो राजस्थान हैज़ मैक्सिमम कोफिशिएंट वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का मैक्सिमम कोफिशिएंट वेरिएशन होता है वो कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है। रेन ड्रॉप का जो यूजली साइज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो यूजली साइज होता है रेन ड्रॉप का वो 0.5 से 4 मिलीमीटर का होता है। तो 0.5 से 4 मिलीमीटर के बीच में क्या होता है, रेन ड्रॉप का साइज होता है, ठीक बात है। देखो बादल की बात करें, बादल होते हैं फिर जी 3 तरीके के मेनली, कौन से सर, सीरीज, स्ट्रेटस और कमुलस। कौन से सर जी, सीरीज होते हैं सर, स्ट्रेटस होते हैं और कमुलस होते हैं, छोड़ेंगे कुछ नहीं, टेंशन ना लो। अच्छा सर जी, अब इसमें देखो सर, जो क्लाउड कवर होता है, मतलब बादल जो ढके होते हैं, इसकी जो यूनिट होती है, इसको एक्सप्रेस जो करते हैं वो करते हैं ऑक्टा से। किससे करते हैं, ऑक्टा से करते हैं, ये 0 से 8 से इंडिकेट किया जाता है, अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा जो फेदरी होता है, सबसे ज़्यादा जो फेदरी होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सीरीज। तो सीरीज भाई साहब जो हैं बादल हैं एक तरीके से, हाँ बिल्कुल फेदरी बादल हैं। अच्छा कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा फेदरी होते हैं, ठीक बात है। अच्छा जो आपका सीरो क्यूमुलस होता है ये सेंड ऑन सी शोर, बिल्कुल ऐसा लगता है रिजेंबल जैसा, ठीक है। सीरो स्टेटस कहता है हॉलो जैसा, ऑलो स्टेटस कहता है हाई लेटीट्यूड पे, ठीक है। तो ये कोई काम वाली बात नहीं, पहला सीरीज वाला याद रखना बस, ठीक है। आगे बढ़ो, हाँ आगे आ जाओ। स्ट्रेटअप जो होता है कंप्लीटली कवर द स्काई नियरेस्ट द अर्थ, आपकी जो अर्थ होती है, आपकी जो पृथ्वी होती है, इसके सबसे नज़दीक कौन सा होता है, स्ट्रेटस होता है। और स्ट्रेटअप जो होता है पूरी तरह स्काई को कवर कर लेता है, ठीक बात है। निम्बो स्ट्रेटअप जो होता है ये रेन वेयरिंग क्लाउड, जो बादल होते हैं, बादल को ढके कौन रहता है, ये आपका निम्बो स्ट्रेटअप ढके रहता है। तो सर निम्बो स्ट्रेटस क्या होता है, बादल को ढक रहता है, साथ ही साथ ये पूरे स्काई को बहुत अच्छे से कवर कर लेता है, कौन सा, स्ट्रेटस वाला। और निम्बो स्ट्रेटस क्या है, बादल, पानी, इसमें पानी होता है सर, पानी बरसता है इससे। अच्छा एक होता है क्यूमुलस, तो क्यूमुलस जो होता है ये कैसा होता है, ये इसका कॉलीफ्लावर शेप होता है, कैसा है बेटा, इसका कॉलीफ्लावर शेप होता है, ठीक बात है। तो ये सब बातें हैं, इन बातों का क्या है याद रखना, अच्छी बात है, थोड़ा बोरिंग है हम जानते हैं, ठीक है, टफ पढ़े नहीं हो ना कभी, हाँ नालायक हो। आगे देखो, अरे सर बहुत बार बोल देते हो हैं, हाँ अब देखो सर इतनी बात क्लियर है, कते एकदम क्लियर है। चलो अब देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की अगर बात करें तो सर 3 तरीके के हैं, एक नॉर्मल पे, एक डिफिसिट पे, एक स्केयर पे, ठीक, यानी कमी पे। तो नॉर्मल की अगर बात करेंगे तो नॉर्मल रेनफॉल पे जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, वो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो नॉर्मल पे होता है 19 से 19 डिग्री, 19 से 19%, सॉरी 19 से 19% तक। लेकिन सर जो डिफिसिट होती है ऐसी कंडीशन में जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन माना जाता है या एनुअल रेनफॉल मानी जाती है वो 20 से 59% तक होता है, और जो नॉर्मल कंट्री या स्केयर कंडीशन होती है वो 60% या उससे ऊपर माना जाता है। तो इस पॉइंट को छोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो आपको डायरेक्ट बता देंगे। चलो देखो किताब में है तो बताना चाहिए। इफ़ रेनफॉल रिसीव्ड मोर देन 2.5 मिलीमीटर, अगर रेनफॉल 2.5 मिलीमीटर है तो भाई साहब कौन सी इसे रेनी डे मानेंगे, ठीक बात है। और साथ ही साथ अगर रेनफॉल जो है ये मोर देन 5 मिलीमीटर है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेनी डे बोलेंगे। अरे एक बात बताओ, आपने कहा इफ रेनफॉल मोर देन 2.5 मिलीमीटर देन इट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। अरे सर जी मेट्रोलॉजिकल रेनी डे। और सर अगर रेनफॉल 5 मिलीमीटर के आसपास हो या इससे ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे सर, उसे क्रॉप रेनी डे बोलेंगे। बस दैट्स द 2 पॉइंट माई चाइल्ड, ठीक। इन 2 पॉइंट्स को याद रखना सर। कौन से, अगर 2.5 मिलीमीटर से ऊपर होती है तो मेट्रोलॉजिकल रेनी डे, और अगर रेनफॉल 5 मिलीमीटर से ऊपर होती है तो बेटा क्रॉप रेनी डे। वेरी गुड, एकदम ट्रू वाली है ना, ट्रू लव, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चले आगे बढ़े भाई, चलो। हाँ ये देखो भैया बुक का सोर्स स्टार्टिंग में बता देते हैं। अभी बुक जो है एस आर रेड्डी और आपकी रेड्डी उनका सोर्स रहेगा मेनली। ये जो बुक सामने आपको दिख रही है ये कंप्रहेंसिव एग्रोनॉमी है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, किसी को खरीदना हो तो आराम से अमेजोन में अवेलेबल है, खरीद सकते हो। शुभेशा प्रहराज की है, ठीक है। अगर हम नाम सही बोल पा रहे हैं, क्योंकि बुक मेरे सामने है नहीं, तो नाम सही बोल पा रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। तो खरीद भी सकते हो, अच्छी बुक है। चले भाई, हाँ बाकी अगर सुनते रहोगे, सुनने से याद हो जाएगा, टेंशन ना लो।
मानसून की बात कर लेते हैं सर, तो यहाँ तक बात निपट गई। ठीक है, मानसून की बात करें। मानसून सर जी बड़ी अच्छी चीज़ है। ये सर जी मानसून अरेबिक वर्ड है। ठीक है, और सर मानसून जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन। ठीक है, एवरेज रेनी डे जो इंडिया का है 130 दिन माना जाता है। सर मानसून पे लंबा लेक्चर है, तो वो लेक्चर पूरी बात नहीं बताएंगे, कैसे कैसे मानसून अरेबी लोग आते थे, कैसे मानसून नाम पड़ गया, वो अलग चीज़ है। अच्छा, एवरेज रेनी डे कैसा है? 120 दिन, सॉरी 130 दिन माना जाता है, 130 डेज माना जाता है। ठीक बात है सर। दो तरीके के मेनली हवाएं जो होती हैं, दो तरीके में बांट देती है इसको, एक साउथ वेस्ट मानसून, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून, दो तरीके हो गए। साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ आता है? ये सबसे पहले केरला में आता है। कब आता है सर? केरला में आता है। और फिर कब आता है? जून में आता है। तो 1 जून को भाई साहब उड़ते फिरते कहाँ आते हैं? केरला में आते हैं। और सर इन भाई साहब की स्पीड कितनी होती है? क्वेश्चन आ जाता है भाई साहब, क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब एवरेज स्पीड कितनी होती है? 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर की होती है। अच्छी बात है। और इसकी भी 2 ब्रांच है, इसकी भी 2 ब्रांच है सर। उन 2 ब्रांचों की बात करते हैं तो एक बे ऑफ बंगाल में जाता है, एक अरेबियन सी की तरफ चला जाता है। अच्छा, जो अरेबियन सी वाला होता है सर वो 80% वर्षा करता है। बहुत बढ़िया। जो अरेबियन सी वाला होता है वो 80% वर्षा करता है। ठीक है, और जो बे ऑफ बंगाल वाला होता है वो ओनली 20% वर्षा करता है। ठीक है, तो दोनों बात याद रखना, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट कैसा है? केरला में आता है। 2 ब्रांचें हैं, कौन सी सर? बे ऑफ बंगाल और अरेबियन। अरेबियन सर ये कितना करता है? 80% करता है। बे ऑफ बंगाल 20% करता है। ठीक बात है, आगे बढ़े सर। अच्छा सर जी, ये वे ऑफ बंगाल है और आपका ये अरेबियन है, ये कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं? तो सर ये दूसरे को क्रॉस करते हैं नई दिल्ली के आसपास। नई दिल्ली के आसपास दोनों सहेली मिलती है, कहती सखी तुम कैसे हो? कि सखी हम भी अच्छे हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करते हैं सर, ये आंध्र प्रदेश और आपके आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में वर्षा करता है। एक तरीके से रिटर्निंग मानसून है, ये बारह में जाता है, उधर हिमालय से टकरा के वापस आता है और बेचारा तमिलनाडु में वर्षा कर देता है। तो ये बातें याद रखना, ये मानसून से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये पॉइंट आपको याद करने में आसानी रहेगी जब इसको 4 से 5 बार आप डेली देखते जाओगे। पूरी एग्रोनॉमी खत्म हो जाएगी, पूरी एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगी। टेंशन नहीं लेना, बस अच्छे से पढ़ते चले जाना। ठीक है, बढ़िया आगे भाई। चलो अब देखो सर वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग की अगर बात करें, ठीक है चल रहा है भाई साहब, चल तो रहा नहीं, मेहनत कर रहे हो, चल ही ना रहा हो। हाँ, वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो सर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। 1875 में हुई थी सर। अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात, इसका सर जी जो हेडक्वार्टर है इस समय वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, पहले कलकत्ता में थी सर, फिर शिमला वाला ट्रांसफर होते होते कहाँ पहुँच गई? दिल्ली पहुँच गई। भैया हर जगह ट्रांसफर होता रहता है, हर जगह डाटा कलेक्ट करते रहते रहो। अच्छी बात है। अच्छा, नागपुर भी था, पुणे भी था। अच्छी बात है। चलो अगर बात करेंगे शॉर्ट रेंज, ये देखो क्वेश्चन बड़ा आता है, ये आगे अच्छे से बताएंगे अभी। शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो होती है वो 48 घंटे की मानी जाती है, 1 से 2 दिन की मान ली जाती है कभी कभी। ठीक है, और मीडियम रेंज जो होती है 3 से 4 दिन की मानी जाती है। ठीक है, तो 1 से 2 दिन एक ही बात है सर, एक दिन तो पूरा बीत ही गया ना। तो 1 से 2 दिन की कौन सी है? शॉर्ट वाली है, मीडियम वाली 3 से 4 दिन की है। ठीक है, अभी इसकी टेबल आगे है तो टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो सर, ये टेबल है आपकी, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रुको 1 मिनट। ओके 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 भाई साहब, जाओ भाई साहब, जाओ भाई। हाँ अब ठीक है, चलो अब देखो सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये शॉर्ट रेंज वाला है, ये 48 घंटे का 48 आवर का है। मीडियम वाला क्या है? 3 to 10 डेज का है। और लॉन्ग वाला क्या है? 15 डेज से ज़्यादा का है। ठीक बात है। अगर बात करेंगे तो एग्रोनॉमिक डिवीजन की बात करते हैं तो सर जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग वो नोएडा में है। कहीं कि एग्जैक्ट दिल्ली लिखा रहता है, हालांकि इस क्षेत्र में आता है, लेकिन मेनली कहाँ है? नोएडा में है। और इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ पे है? ठीक है, आप जानते ही हो। ये क्या करता है? ये आपका लॉन्ग रेंज वाला करता है। सर यहाँ से क्वेश्चन कम आता है, क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है सर इसकी यूजफुलनेस से और इसके टाइम ऑफ से और इसके पीरियड से। तो पीरियड सर सबका याद है। ठीक है, यूज एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी से भी आता है। एक्यूरेसी की पहले बात कर लेते हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी किसकी होती है? तो सबसे शॉर्ट वाला होता है। कितनी सर? 70 से 80%। भाई सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, 60 से 70%, 60 से 70% किसकी होती है? मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग की होती है। और 50 से 60% किसकी होती है? लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग की होती है। तो सर शॉर्ट रेंज कितनी होती है? 70 से 80। मीडियम की कितनी होती है? 60 से 70। और लॉन्ग रेंज की कितनी होती है? 50 से 60% होती है। ठीक बात है। यूजफुलनेस की बात करेंगे, इसके फायदे की बात करेंगे सर, तो जो मतलब किस टाइप में फ़ायदा करता है? तो सर जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, भाई डेली के जो ऑपरेशन होते हैं, उन डेली ऑपरेशन में आपकी जो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनेंगे भैया, कहते हैं गांठ बांध के याद कर लेना। अच्छा,
जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हैं, जो थोड़ा ड्यूरेशन पे किए जाते हैं, 3 से 4 दिन के, 3 से 10 दिन के बीच में किए जाते हैं, उनमें आपकी कौन सी है? आपकी मीडियम वाली है। और जो प्लानिंग है सर जी, इस बार गहरे जड़वाई लगाएं, इस बार पानी ज़्यादा चाहने वाली लगाएं, पानी कम चाहने वाली फसल लगाएं, तो ऐसी जो लंबी पैटर्न, क्रॉपिंग को पैटर्न डिसाइड करने की, क्रॉपिंग कौन सी क्रॉप लगाएं वो डिसाइड करने की जो प्लानिंग होती है वो आपकी लॉन्ग रेंज से क्लियर होती है। तो सर शॉर्ट रेंज से क्या क्लियर होता है, लॉन्ग से क्या होता है, मीडियम से होता है, बात क्लियर है। अच्छा सर, अब बताओ सर जी, ये जो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग होती है ये दिन में भैया की जाती है? हाँ बिल्कुल की जाती है, और दिन में 2 बार की जाती है। तो सर दिन में 2 बार की जाती है कौन सी? शॉर्ट रेंज वाली। अच्छा सर जी ठीक बात है। और सर मीडियम वाली कब करते हैं? भैया लिख लो, मीडियम वाली करते हैं ट्वाइस अ वीक, वीक में 2 बार। वो सर जी दिन में 2 बार है, ये सर जी हफ्ते में 2 बार है। और ये तो भाई साहब सनम सबसे अच्छे हैं, ये क्या करते हैं? ये भैया सीजन में 1 बार, कभी सीजन में 1 बार कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, कर लेंगे अच्छी बात। तो हमने क्या कहा? हमने देखो जितना बता दिया सर जी, क्वेश्चन इससे आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल ना लेना। बताओ भाई, वेदर फोरकास्टिंग 48 घंटे की कौन सी? मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो भैया, नालायकों बोलो, कौन सी है? कमेंट में लिखो। 48 घंटे 48 आवर की कौन सी? शॉर्ट रेंज। अच्छा 3 to 10, 3 to 10, 3 to 10 भाई साहब फटाफट लिखो, 3 to 10 मीडियम रेंज, वेरी गुड। और लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज 10 डेज से ऊपर, 10 दिन से ऊपर वाली है, ठीक बात है। अच्छा इसके अलावा सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी अच्छी होती है? शॉर्ट रेंज की, ठीक। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कौन सी है सबसे अच्छी है? मीडियम रेंज वाली है, ठीक है। और जो शॉर्ट रेंज वाली वो दिन में 2 बार, मीडियम वाली हफ्ते में 2 बार, और लॉन्ग रेंज वाली 1 महीने में या मतलब सीजन में 1 बार होती है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखना, वेरी गुड। आगे बढ़ो। अब देखो क्लाउड सेडिंग, क्लाउड सेडिंग के बारे में जान लो। क्लाउड सेडिंग जो थी, इसको सबसे पहले इसके प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था वेंसिट स्कैफर ने किया था। भाई साहब देखो प्रोनाउंसिएशन गलत हो टेंशन ना लेना, ये लिखी स्पेलिंग, वेंसिट स्कैफर ने किया था, ठीक है। इन्होंने क्या दिया? प्रिंसिपल ऑफ क्लाउड सेडिंग दिया था जुलाई 1946 में। सबसे पहले इंडिया में क्लाउड सेडिंग जो की गई थी महाराष्ट्र में की गई थी, जो क्लाउड सेडिंग थी वो महाराष्ट्र में डन की गई थी। अच्छा जो कोल्ड सीजन होती है इसमें क्या यूज करते हैं? क्लाउड सेडिंग में सिल्वर आयोडाइड यूज करते हैं, और वार्म सीजन में नमक का प्रयोग करते हैं, NaCl का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा याद रखना कि जो ड्राई आइस होती है, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एट टेम्परेचर -80°C, ठीक है, छोड़ सकते हो, इतने पॉइंट लिखने याद रखना। आगे बढ़ो। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो डी कंडोले ने, ये भाई साहब डी कंडोले बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, इन्होंने सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने क्लाइमेट को 1900 में भैया डिवाइड कर दिया था, ठीक बात है। कोपन जो थे ये फर्स्ट पर्सन थे जो क्लासीफाई क्लाइमेट बेस्ड ऑन वेदर एलिमेंट्स, तो वेदर एलिमेंट्स के रूप में कोपन ने डिसाइड किया। ये वही है फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी वाले, हाँ वही है भैया। अच्छा द क्लासिफिकेशन सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज वाज प्रपोज्ड बाय ट्रोल। भाई साहब यही इंपॉर्टेंट है, एकदम 100% लिख लेना, इंपॉर्टेंट, ये देखो लिख दिया हमने, ठीक है। हाँ कौन सा सर? ट्रोल वाला है। कब से सर? 1965 वाला है, ठीक बात है। कोपन ने फिर इसके 5 ग्रुप में डिवाइड किया था, तो इनको छोड़ दो, कहानी लंबी है, आगे बढ़ते हैं। फिर इक्रिस सेट ने भी ट्रोल का क्लासिफिकेशन को माना है, ठीक है। अच्छा मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स जो है ये दिया था थॉर्न वाइट ने। किसने दिया था बेटा? थॉर्न वाइट ने दिया था। और याद रखना बच्चों कि जो मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स है ये क्या होता है? ये PE अपॉन PET, PE माइनस PET अपॉन PET इंटू 100। फिर P क्या है? प्रेसिपिटेशन है। PET क्या है? पोटेंशियल ऑफ इवेपोट्रांसपायरेशन है, अपॉन पोटेंशियल ऑफ इवेपोट्रांसफर इंटू 100। ऊपर से निकल गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, टेंशन नहीं ली जाती है, ठीक है। चलो अच्छा मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सब ह्यूमिडिटी का कितना होता है? 0 से -33, यानी 0 से -33.3 होता है। सेमी एरिड का कितना होता है? तो बेटा सेमी एरिड का कितना होता है? -33 से -66.6, यानी -33.3 से -66.6 होता है। किसका होता है? सेमी एरिड का, वेरी गुड। और जो एरिड का होता है वो 66.6 से ज़्यादा होता है, ठीक है। इतनी बात याद रखना। 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, आप जानते हो, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में 5 ईयर प्लान में इसको जोड़ा गया था 1988 में, ठीक। 15 कौन कौन से ये सब हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है सर कितने हैं? वो आपके 20 हैं, ठीक है, याद रखना कितने हैं सर? 20 हैं। अच्छा इसके अलावा सम एग्रो क्लाइमेटिक रीजन एंड देयर इंपॉर्टेंट फीचर की बात करेंगे तो ईस्टर्न हिमालय रीजन जो होता है यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत होता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर बात करेंगे तो कहाँ होता है बेटा? वो होता है आपके ईस्टर्न हिमालयन रीजन में होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे ट्रांस गंगेटिक प्लेन की तो ट्रांस गंगेटिक प्लेन जो है हाईएस्ट नेट सोन एरिया होता है या हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है। तो सबसे ज़्यादा नेट सोन एरिया या क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करेंगे तो ट्रांस गंगेटिक प्लेन में होता है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ होता है? ये होता है ईस्टर्न हिमालयन रीजन में, बस। अच्छा इसके अलावा बेस्ट कॉस्ट
प्लान्स एंड घाट रीजन की बात करेंगे, ठीक है, इसमें स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं। आइसलैंड रीजन में कोकोनट ज़्यादा होता है। गुजरात में भैया ऑयल ज़्यादा होता है, ठीक है, गुजरात रीजन में, ठीक है, ऑयल नहीं। अच्छा, बड़े आगे चलो। अब देखो सर, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 5 एग्रो इकोसिस्टम। इंडिया 5 एग्रो इकोसिस्टम में डिवाइड किया गया, ठीक है। इस सिस्टम है भैया, इको सिस्टम, इकोलॉजिकल जोन नहीं है सर। कौन कौन से? एरिड है, रेनफेड है, इरीगेटेड है, कोस्टल है और हिली और माउंटेन है। एरिड की बात करेंगे, सीवियर वाटर डिफिसिट एरिड कंडीशन में होता है, सही बात है। रेनफेड में ओकेजनल वाटर डिफिसिट, कभी कभार वाटर डिफिसिट होगा, नहीं होगा नहीं तो। इरीगेटेड में कोई भी वाटर डिफिसिट नहीं होगा। कोस्टल में सैंडी सॉइल होगी तो हाई रेनफॉल होगी, ठीक है, साइक्लोन वगैरह आने के चांस कभी कभार हो जाते हैं। और हिल और माउंटेन में सर टिप, स्लोप एंड वैली होती है। अच्छा, इंडिया हैज, ये क्या भाई, ये क्या, अरे नाटक नहीं। इंडिया हैज कोस्ट लाइन ऑफ 8129 किलोमीटर। जो कोस्ट लाइन एरिया है वो 8129 किलोमीटर, ठीक है, बस याद रखना। आगे बढ़ो। बायोक्लाइमेटिक लॉ सर किसने दिया था? तो बायोक्लाइमेटिक लॉ किसने दिया था? 1928 में हॉपकिंस ने दिया था, ठीक है। और ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था, ठीक है। लॉ क्या है लिखा हुआ है। काजा मानसून फेलियर की बात करेंगे तो ई एल नीनो ये सब वगैरह होते हैं, ठीक है, सीजन बढ़ते हुए। देखो सर, मेट्रोलॉजिकल सीजन की बात करते हैं तो सर कौन कौन सी हैं? 4 पीरियड्स होते हैं, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जो कोल्ड वेदर होता है जनवरी फरवरी के आसपास देखा जाता है। हॉट वेदर मार्च से अप्रैल, नाम से ही क्लियर है। साउथ वेस्ट मानसून जून से आता है, फिर सितंबर तक रहता है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून सर सितंबर के बाद ही होगा, ठीक है, होता है सर अक्टूबर दिसंबर तक चलता है, ठीक है, बस। इकोनॉमिक सीजन की बात करेंगे, समर सीजन, खरीफ, रबी, जानते भी हो, ठीक है। रबी अक्टूबर, जानते, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। खरीफ जून से अक्टूबर तक और समर फरवरी वाली, ठीक है। विंड की अगर बात करते हैं तो प्लांट ग्रोथ इनिबिटेड बाय विंड स्पीड मोर देन 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ज़्यादा होगी तो प्लांट की ग्रोथ प्रभावित होगी, इनिबिट होगी, रुक जाएगी। अच्छी बात है, सॉरी अच्छी बात नहीं है कुछ भी। अच्छा, विंड स्पीड मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर लीड्स टू लॉजिंग ऑफ क्रॉप। जो क्रॉप वगैरह होती है उनकी लॉजिंग हो जाती है कब सर? 50 किलोमीटर से ज़्यादा पर, ठीक है। देखो बेटा, प्यार से पढ़ते रहो, गलत बात, आराम से पढ़ो भाई। तुम लोग भागने लगते हो, बोर क्यों होते हो? कहानी सुना दें? अरे सुनाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ने का। जब कभी मन हो ईयरफोन कान में लगाओ, ठीक है। फालतू के एपिसोड देखने से अच्छा है इस एपिसोड को देखो। आईडियो क्लास मान लो, जैसी क्लास लगे वैसी क्लास मान लो, बस सुनने का, एग्रीकल्चर को सुनने का, पूरा याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। आराम से हम बोल रहे हैं, आप भी बोलो, टेंशन ना लो, ठीक है, आगे बढ़ो, है बस। देखो सर, एल्बिडो क्या होता है? अब भवरी जी, एल्बिडो आप हम सब जानते हैं। आराम से भैया, सन से लाइट निकली, रुको भाई, सन से भाई साहब देखो, बढ़िया गोरा सन, लाइट निकली। अब ये भाई साहब यहाँ पड़ी, आई रिफ्लेक्ट हो गई, ये क्या है? एल्बिडो है। अरे सर कोई बात नहीं, बैटरी 20%, डोंट वरी। क्या सर? एल्बिडो है। हाँ फर्जी, ये पूछा जाएगा एल्बिडो सबसे ज़्यादा किसमें होता है? अच्छी बात है। राइस में जो एल्बिडो होता है वो 12% होता है। कितना होता है? 12%। पोटैटो में सर कितना होता है? 19% तक। वीट में 23 से 25, 23 से 25% तक होता है। पर मिलेट में 24 होता है, ठीक। मूंग में 26 और लूसर में 23 से 32 होता है। सर यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, अरे आई नो वेरी वेल, यहाँ से कम आते हैं। कहाँ ज़्यादा आते हैं? नीचे लिखा है सर। एल्बिडो जो है ये सबसे ज़्यादा जो होता है वो फ्रेश स्नो में होता है 0.9, और सबसे कम जो होता है चारकोल में होता है 0.04, ठीक है, बस ये दो याद रखना। ये भी याद रखना, सबसे ज़्यादा किसमें होता है? स्नो में। और सबसे कम सर जी किसमें होता है? सबसे कम जो होता है वो चारकोल में। बस इन 2 पॉइंट को याद रखना, ठीक है, आगे बढ़ो। अर्थ में 0.3, ठीक है, हाईएस्ट होता है ट्रांसपरेशन, ठीक है। स्टेबलेशन स्क्रीन में, स्क्रीन की बात यहाँ पर ये करेंगे, जो मैक्सिमम थर्मामीटर होता है ये आपके एक हॉरिजेंटल पोजीशन में रखा होता है, ऊपर साइड। मैक्सिमम वाला जो थर्मामीटर होता है ये हॉरिजेंटल एक्शन इस तरीके से रखा होता है। रुक जाओ भाई, लाइब्रेरी में ये देखो सर, ऐसा रखा होता है सर, कैसा? ऐसा रखा होता है ऊपर साइड। और जो मिनिमम थर्मामीटर होता है ये भी हॉरिजेंटल में होता है, लेकिन ये नीचे वाला रखा होता है, ठीक है। ऊपर नीचे कौन सा है? मैक्सिमम। नीचे वाला कौन सा है? मिनिमम। अगर हम बात करेंगे ड्राई बल्ब थर्मामीटर की, तो ये आपका वर्टिकल रखा होता है, ठीक है। भाई वर्टिकल कैसे लगा दें? ये लो वर्टिकल रख गया, ठीक है। ये कैसा सर? ये वर्टिकल रखा हुआ है, पर कैसा वर्टिकल कैसा है? लेफ्ट साइड है, ठीक है। और ये भी वर्टिकल रखा होता है, ये सर कैसा होता है? ये राइट साइड होता है, बस। चलो ये लिखा हुआ है। लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड में 75 दिन से अगर कम की बात करते हैं, 75 डेज से कम की। 1 मिनट, लाइट कम है क्या? हाँ, ये साला अपने आप बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक है ना, हम घूमते घूमते तुमको पढ़ाते हैं तभी ऐसा हो जाता है, ठीक। लाइट वाइट जलनी चाहिए। चलो, 75 दिन से अगर कम होती, 75 डेज से अगर लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड कम है तो पेरेनियल वेजिटेशन क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा अपना? पेरेनियल वाला, ठीक है। 75 से 140, सही लिखा है, हाँ 75 से 140, 140 डेज है, तो सर कौन सा है? सोल क्रॉपिंग। तो 75 दिन से कम है पेरेनियल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 75 से 140 है सोल क्रॉपिंग, ठीक है। 140 से 180 है तो इंटर क्रॉपिंग,
भाई वेरी गुड, इंटर क्रॉपिंग। और 180 ज़्यादा है तो डबल क्रॉपिंग, बहुत बढ़िया। तो सर 180 से ज़्यादा है तो डबल क्रॉपिंग, 140 से 180 है तो इंटर क्रॉपिंग, 75 से 140 है सोल क्रॉपिंग, और 75 से कम है सर तो पेरिनियल क्रॉपिंग। ठीक है, तो पेरिनियल जितना कम होता जाएगा उतनी वहाँ पर समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, चलो टाइप ऑफ रेडिएशन की बात करेंगे तो अल्ट्रा वायलेट जो होता है सर, वो स्पेक्ट्रिकल रेडिएशन जो है, रीजन जो होते हैं आपके 0.3 से 0.4 हार्मफुल होता है। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन 0.4 से 0.7, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद रखना कितना होता है सर, 0.4 से 0.7 मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड है। नियर इंफ्रारेड 0.7 से 0.4, लॉन्ग वेव 4 से 100 होता है। ठीक है, तो एक याद रखना फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन 0.4 से 0.7। ठीक है, बस बढ़ो आगे। एक्सटेंशन कोफिशिएंट बस इतना याद रखना सर, राइस का कितना होता है 0.65 होता है। ठीक है, चलो टेम्परेचर की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर यूजली रेंज जो मानी जाती है वो 4 से 12.5 मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट वैसे तो नहीं है। बेस्ट टेम्परेचर राइस के लिए बता चुके हैं, इस सब बता चुके हैं। ठीक है, राइस प्लांट रिक्वायर कितनी फॉर फोटोथर्मल यूनिट, तो फोटोथर्मल यूनिट राइस प्लांट को चाहिए 2200 चाहिए। ठीक है, आप भाई साहब बढ़ो आगे, ये अरे जाओ भाई, बात माना करो। हाँ, अब ये भाई साहब को डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जो मतलब कि एक तरीके से देखो सर, एनवोमीटर से क्या नापते हैं, विंड वेलोसिटी नापते हैं। क्या नापते हैं बेटा, विंड वेलोसिटी नापते हैं। एंड्रॉयड बैरोमीटर से क्या नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। बैरोग्राफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉन्टिन्यूसली नापते रहते हैं। ठीक है, हेयर हाइग्रोमीटर से नापते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हेलियोग्राफ से नापते हैं ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनशाइन। ठीक है, अच्छा इन चीज़ों को एक बार रीड करिएगा, ये देखो बहुत आराम से बढ़ा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अरे भाई बात माना करो, बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, टेंशन नहीं देने का उनको। हाँ, इसको एक बार बहुत प्यार से पढ़िएगा। ठीक है, हाँ अब देखो सर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन बनता है, टफ पेपर बनेगा तो 3.68 किसकी होती है, ये माइक्रो क्लाइमेटिक पोस्ट की होती है 3.68। सनसाइन रिकॉर्डर की 3.08, जितनी सनसाइन रिकॉर्डर की उतनी एनोमीटर की उतनी विंडविन की 3.08। स्टावेंसन स्क्रीन की कितनी होती है 1.22। ठीक है, ऑटोमेटिक रेन गाज की 75 सेंटीमीटर, ऑर्डिनरी रेन गाज की 30 सेंटीमीटर, इवेपोरेशन पेन की 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो भाई ये भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सर, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस याद है, वेपर प्रेशर की HG या मिलीमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की परसेंटेज पहले से याद है, विंड डायरेक्शन डिग्री में होता है याद है, विंड स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है याद है, रेनफॉल एंड इवोपरेशन मिलीमीटर पर डे में होता है याद है सर, ब्राइट सनशाइन ड्यूरेशन आवर्स में होता है, HRS में होता है। ठीक है, क्लाउड कवर ऑक्टा होता है पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिली बार होता है। बस आगे बढ़ो, वेरी गुड, एक ही बार में याद होता है बच्चों को, वेरी अच्छे बच्चे हैं ना। क्या इसमें थोड़ी छाया पड़ गई जो हम खींच रहे होंगे। ठीक है, स्कैन नहीं हो पाया। आइसो बार क्या होता है, बार है सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होगा। आइसो हेल क्या होता है, हेल है तो सनशाइन ड्यूरेशन बराबर होगा। आइसो हेड्स है, हेड्स क्या होता है, रेनफॉल, बहुत बढ़िया। आइसो टैक है सर, विंड वेलोसिटी होगी। ठीक है, आइसो थर्म है तो क्लाउड कवर होगा, नहीं थर्मामीटर टेम्परेचर होगा, क्या लिखा भाई, टेम्परेचर लिखा है, बिल्कुल सही बात। आइसोनेफ है तो क्लाउड कवर होगा। ठीक है, अब बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बढ़िया आगे, रिस्पॉन्स फार्मिंग, बस आखिरी है। रिस्पॉन्स फार्मिंग जो है ये मेथडोलॉजी वाज डेवलप्ड बाई स्टेवर्ट। तो स्टेवर्ट ने क्या था, रिस्पॉन्स फार्मिंग की मेथड था उसको डेवलप किया था। ठीक है, रुको। अच्छा अरे भाई जाओ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है लोकल मीन टाइम 82 डिग्री 50 इंच माना जाता है, 50 माना जाता है। अच्छा स्टैंडर्ड साइज में, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेट्रोलॉजी की जो लैब होती है उसमें इंपॉर्टेंट जो आपकी ऑब्जर्वेटरी होती है उसमें कितना, उसकी लंबाई कितनी रखते हैं, तो 180 नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण, अब 120 ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, इतना रखते हैं। डेंसिटी ऑफ एयर की बात करेंगे तो सी लेवल 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये पॉइंट्स को बड़े इंपॉर्टेंट है। टर्म क्लाइमेट एक ग्रीक वर्ड है। नॉर्मल लेफ्ट रेट कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का मनाते हैं 23 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन जो होती है उसको इंस्टेंट यूनिट होती है। ठीक है, यूनिट क्या होती है, इंस्टेंस होती है। यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करेंगे किलोग्राम पर केजी होती है। ठीक है, रेन ड्रॉप का साइज 0.5 से 4 बताया था मिलीमीटर तक, या 0.5 से 6 मिलीमीटर तक होता है। ड्रिजल साइज 0.5 मिलीमीटर से कम होता है। ठीक है, ड्रिजल और रेन ड्रॉप में। टर्म रिमोट सेंसिंग किसने दिया था, इलिविटपुरुष ने दिया था। वेदर फिनोमिना टेक प्लेस कहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर में। एसिड रेन अकर्स कहाँ पर, जब सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है या NO2 कंसनट्रेशन बढ़ जाता है तब एसिड रेनफॉल हो जाती है। डेली वेदर फिनोमिना जो होती है, वेदर फोरकास्ट होती है, पुणे में होती है। यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ विंड नॉट है। भाई साहब
आपको खुद नहीं पता, लगभग 500 से 600 फैक्ट हमने बोल दिए। ठीक, टाइम आप खुद देख रहे हो। कल जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे क्लाइमेट चेंज, ठीक है, चैप्टर 3 क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा एक टॉपिक, 2 टॉपिक कल कवर कर देंगे। देखो बेटा, बहुत आराम से पढ़ना, हम जानते हैं एग्रीकल्चर टफ है, ये जो पढ़ रहे हो ये भी टफ है। हम चाहते तो सरल सरल क्वेश्चन ले आते, पर हम नहीं चाहते कि पेपर का लेवल आपको, आपके मनोबल को ज़्यादा बढ़ा दे, है ना, और आप थोड़ा सा हवा में तैरते हुए आगे पहुंच जाएं। ठीक, पेपर का लेवल 45 पे सिलेक्शन होता था सर, बिल्कुल होता था। अब सर जी 50 पे होता है ना, आप भी जानते हो। कट ऑफ पेपर सरल आता है सर, लेकिन पेपर में 10-15 क्वेश्चन टफ आते ही आते हैं, तो ये इससे बाहर नहीं आएगा, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन सर इतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक, बस करना क्या है, बार बार देखो, जितनी बार हो सके उतनी बार इसको कान में लगा लगा के देखो। ठीक, हमें किसी चीज़ की फ़ायदा नहीं, बस हमें इस चीज़ का फ़ायदा है कि भैया आप लोग आगे बढ़ जाओ। लेकिन जब बढ़ जाना तो बढ़िया सा एक थैंक यू भेज देना। ठीक, बस इतना चाहते हैं। ठीक, कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में पढ़ा रहे हैं, आराम से कोई भी कोर्स को डिटेल में पढ़ना हो तो वहाँ पर हम अच्छे से पढ़ाएंगे। हॉर्टिकल्चर मेनली हम पढ़ाते हैं, तो उस सब्जेक्ट में आपको किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पूछ सकते हो। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मेरी एक बात याद रखना कि एग्रीकल्चर बहुत सरल सब्जेक्ट है, आप सब मेरे बच्चे एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से रहिएगा। ठीक है।